Good morning students. In last video of history of class 9 we have studied about the formation of National Assembly of France, its aim to limit the power of monarch, problems of high prices, how Louis XVI accepted the principle of the National Assembly, and how France became the constitutional monarchy to autocratic monarchy. In this section we have to study the situation of France during the period which was really tense. That means we have to study the condition or the situation of France during the revolutionary period, that means after 1791. That period was really very tense for the France. Louis XVI entered into secret negotiation with the King of Prussia. एक तरफ लुई 16 ने नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया और उसे एक्सेप्ट किया। ये एक्सेप्ट किया कि नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे पावर्स लिमिटेड होंगे, लेकिन दूसरी तरफ लुई 16 प्रूसिया के किंग के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन शुरू किया, गुप्त वार्तालाप शुरू किया। चूंकि फ्रांस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जो रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो रहे थे, जो फ्रांस की कंडीशन बन रही थी, एंटी मोनार्कियल कंडीशन जो बन रही थी, इससे पड़ोसी राष्ट्र के राजा भी काफी परेशान थे और वो भी चाहते थे कि इस आइडिया को तुरंत दबाया जाए, तुरंत कुचला जाए, जिससे कि इस आइडिया का स्प्रेड उनके कंट्रीज में ना हो और इसका लॉस उन्हें उठाना नहीं पड़े। इसलिए नेबरिंग कंट्रीज के जो रूलर थे वे भी ऐसे प्लान कर रहे थे अपने ट्रूप्स को वहां भेजकर और फ्रांस में डेवलप हो रहे आइडिया को पूरी तरह से कुचल देने के लिए। नेशनल असेंबली एक तरफ नेबरिंग कंट्रीज में आइडिया डेवलप हो रहे थे, तो दूसरी तरफ फ्रांस में भी इस डेवलप हो रहे आइडिया का अनुमान लोगों को हो रहा था, फ्रांस के रूल को हो रहा था। और इसलिए नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोटिंग किया और इस वोटिंग में ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया गया। नेशनल असेंबली के द्वारा ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया गया। बड़ी संख्या में जब वार का डिक्लेरेशन हुआ तो बड़ी संख्या में वॉलंटियर स्वयंसेवक अपने आप फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करने आए। चूंकि कहीं ना कहीं से इस वार, ये जो वार होने जा रही थी, इस वार को राजतंत्र, एरिस्टोक्रेटिक पीपुल और जनता के बीच युद्ध के रूप में इसे देखा जा रहा था। और यही कारण था कि बड़ी संख्या में जो वॉलंटियर्स थे, स्वयंसेवक थे, स्वयं ये आर्मी के रूप में इस युद्ध में ज्वाइन करने चले आए। ये जो वॉलंटियर्स आए थे तरह तरह के देशभक्ति के तराने, तरह तरह के देशभक्ति के गीत गाया करते थे और इन्हीं देशभक्ति के गीतों में एक गीत पोएट रोजेट डिलीजल का बनाया हुआ था, जिसे पहली बार इन वॉलंटियर्स ने, ये वॉलंटियर्स पेरिस में मार्च करते हुए गाया था। चूंकि ये वॉलंटियर मार्सिलेज के थे, मार्सिलेज के वॉलंटियर्स ने पहली बार इस गीत को गाया था, इसलिए इस गीत का नाम मार्सिलेज रखा गया। हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरह लोग उत्साहित थे, फ्रांस की जनता जो थी, फ्रांस की कॉमन पीपुल जो थे, फ्रांस के जो सामान्य जनता थे, किस तरह इस युद्ध के लिए उत्साहित थे, किस तरह तरह के वो गीत गा रहे थे, देशभक्ति गीत गा रहे थे, जिसमें ये भी हमने देखा कि एक गीत का नाम मार्सिलेज था, जिसे लोगों के द्वारा गाया जा रहा था। ये पोएट रोजेट डिलीजल का कंपोज किया हुआ गीत था और यही मार्सिले आज फ्रांस की नेशनल एंथम है, फ्रांस की राष्ट्र गान है। अब जब रेवोल्यूशनरी वार शुरू हुआ तो जैसा कि सामान्य बात है, कॉमन है कि वार, युद्ध या लड़ाई हमेशा अपने साथ कठिनाई लाती है, लॉसेस लाता है, हानि और कठिनाई लाती है। ठीक उसी तरह फ्रांस भी इसका अपवाद नहीं रहा
और इस रेवोल्यूशनरी वार के कारण फ्रांस में आर्थिक क्षति और आर्थिक कठिनाई आई। जब फ्रांस में यह रेवोल्यूशनरी वार शुरू हुआ, रेवोल्यूशनरी वार शुरू होते ही पुरुष जब मोर्चे पर लड़ने चले गए, इस स्थिति में परिवार की देखरेख और परिवार के लिए अर्निंग की कंप्लीट जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. पूरी तरह से अब इसकी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ पड़ी। इन्हें ही अब परिवार के लिए अर्निंग भी करना था और परिवार की देख रेख की जिम्मेदारी भी पूरी तरह इन पर है। बड़ी संख्या में a large number of people were convinced, बड़ी संख्या में लोग कन्विंस्ड थे कि यह युद्ध लंबी चलेगी। ये जो रेवोल्यूशनरी वार शुरू हुई थी 1792 में, इसके बारे में लोगों का मानना था कि यह युद्ध लंबी चलेगी और यह मानने के पीछे यह कारण था कि 1791 कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनल असेंबली के द्वारा ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था, 1789 के परिणाम स्वरूप जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जो रेवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसे आप कह सकते हैं, इसमें सिर्फ अधिकार जो थे समाज के धनी वर्ग के लोगों को पुनः दिया गया। समाज के धनी वर्ग के लोगों को पुनः अधिकार दे दिया गया। नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटीज जो थे, फिर उन्हें तरह तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया और यही कारण था कि लोगों का यह मानना था कि यह युद्ध अभी लंबी चलेगी, यह रेवोल्यूशनरी वार अभी लंबी चलेगी। इस रेवोल्यूशनरी वार के ही दौरान फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब्स की स्थापना शुरू हुई। पॉलिटिकल क्लब्स खोले गए। इस समय जो पॉलिटिकल क्लब्स खोले, मुख्य रूप से यह इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया वहां के लोगों के लिए, उस समय के लोगों के लिए, जहां ये जाकर गवर्नमेंट के पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करते थे। गवर्नमेंट की जब भी कोई पॉलिसी आती थी तो उसी क्लब में ये लोग डिस्कस करते थे और गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट इनके क्या स्ट्रेटजीज होने चाहिए, इनके क्या एक्टिविटीज होने चाहिए, इसकी भी फैसला यहाँ पर लेते थे। ऐसे तो बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब खुले थे फ्रांस में इस समय, यूरोप में इस समय, लेकिन फ्रांस में जितने भी पॉलिटिकल क्लब खुले थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब जो था वह जैकोबिन क्लब था। फ्रांस के पॉलिटिकल क्लब में सबसे इंपॉर्टेंट क्लब जैकोबिन क्लब था और इस जैकोबिन क्लब का जो लीडर था, उस लीडर का नाम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। यानी कि ये अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब ऑफ फ्रांस, देन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इस पॉलिटिकल क्लब खोलने की जो सिस्टम शुरू हुई, पॉलिटिकल क्लब खोलने की जो प्रथा शुरू हुई, इस प्रथा के दौरान महिलाएं भी एक्टिव हुई। महिलाएं भी एक्टिव रही, पूरे रेवोल्यूशन के दौरान ये एक्टिव रही, तरह तरह के एक्टिविटीज के द्वारा। पॉलिटिकल क्लब खोलने की जब बात आई तो महिलाओं ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स खोले। अब इन पॉलिटिकल क्लब, महिलाओं के जो पॉलिटिकल क्लब्स खुले, इसके बारे में हम आगे इसी चैप्टर के अगले सेक्शन 4 में स्टडी करेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द जैकोबिन क्लब्स or the detail of Jacobin club. The member of Jacobin club belong to mainly the less prosperous section of society. Jacobin club के जो members थे, समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग थे। समाज में आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे, उसी सोसाइटी से आते थे। जैसे इसमें स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिजन्स थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, सर्वेंट्स थे, डेली वेज वर्कर्स थे। ये सभी वे लोग थे जो समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग से या लेस प्रोस्पेरस सेक्शन से आते थे। पहले भी हमने बताया कि
इस क्लब के जो लीडर थे, जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे, उस जैकोबिन क्लब के लीडर का नाम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर नामक व्यक्ति इस जैकोबिन क्लब का लीडर था। अब जैकोबिन, लार्ज नंबर ऑफ जैकोबिन डिसाइडेड टू वियर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स लाइक डॉक वर्कर्स। बड़ी संख्या में जैकोबिन क्लब के लोग, एक बड़ा ग्रुप जैकोबिन मेंबर्स का डॉक वर्कर्स की तरह लंबे धारीदार लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनने का डिसीजन लिया। रियल में इनकी इच्छा ये थी कि समाज में, सोसाइटी में जिस क्लास का ये विरोध कर रहे थे, मेनली क्लर्जी और नोबिलिटी का ये विरोध कर रहे थे, और इस कंडीशन में ये चाहते थे कि उनसे बिल्कुल ये भिन्न हो, बिल्कुल अलग तरह दिखे। उस समय फैशनेबल सोसाइटी, हायर क्लास पीपुल जो थे फ्रांस के, नी ब्रीचेस पहना करते थे, और इसलिए इन्होंने स्ट्रिप ट्राउजर्स जो पहनने का डिसीजन लिया, उसके पीछे मुख्य रूप से यही कारण था कि ये इनसे अलग दिखे, ये फैशनेबल सोसाइटी के लोग जो नी ब्रीचेस पहना करते थे उनसे अलग दिखे। Jacobin who start wearing strip trousers came to be known as sansculottes. They also wore red cap that symbolized liberty. जो ये स्ट्रिप ट्राउजर्स जिन जैकोबिन ने पहनना शुरू किया, उन्हें सन कुलोट्स के नाम से जाना गया। सन कुलोट्स का शाब्दिक अर्थ जब हम देखते हैं तो सन कुलोट्स का शाब्दिक अर्थ होता है विदाउट नी ब्रीचेस, यानी कि जो नी ब्रीचेस नहीं पहनता था। तो जो जैकोबिन स्ट्रिप ट्राउजर पहन रहे थे उन्हें सन कुलोट्स के नाम से भी जाना जाता था, जिस सन कुलोट्स का वास्तविक अर्थ होता है विदाउट नी ब्रीचेस, जो नी ब्रीचेस नहीं पहनता था। स्ट्रिप ट्राउजर्स के अतिरिक्त ये जैकोबिन्स जो थे रेड कैप भी पहना करते थे, लाल टोपी पहना करते थे, जो लाल टोपी मुख्य रूप से स्वतंत्रता का, लिबर्टी का प्रतीक होता था। वस्त्र परिवर्तन के बारे में जब महिलाओं की बात आती है तो वस्त्र परिवर्तन के बारे में, महिलाओं के बारे में ये था कि स्ट्रिप ट्राउजर्स पुरुष पहन रहे थे, महिलाएं भी पहन रही थी। लाल कैप की जहां तक बात है तो लाल कैप ये नहीं पहन रही थी, इन्हें लाल कैप पहनने की इजाजत नहीं थी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई एज ए पॉलिटिकल क्लब, और जैकोबिन क्लब फ्रांस में इम्पोर्टेंट होता गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती चली गई। तो जैकोबिन क्लब्स का डिटेल हम लोगों ने पढ़ा। अब जैकोबिन क्लब्स के लोगों ने बड़ी संख्या में जो पेरिस निवासी शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड और हाई प्राइसेस ऑफ फूड से परेशान थे, उनको इन्होंने यूनाइट करके और विद्रोह के लिए उत्साहित किया। ऑलरेडी पहले से ये तरह तरह के समस्याओं से घिरे हुए थे, और सबसे बड़ी उसमें इनकी जो समस्या थी शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड की, और साथ ही हाई प्राइसेस ऑफ फूड की। इसका जैकोबिन क्लब्स मेंबर्स ने इसका बेनिफिट उठाया और इन्हें शासन के विरुद्ध, राजतंत्र मोनार्की के विरुद्ध आंदोलन के लिए इन्हें उत्साहित किया। ये घटना 1792 की है, और इस तरह से 10 अगस्त 1792 को ये रिवोल्यूशनरीज जो थे ट्यूलेरीज के पैलेस पर, राजा के ट्यूलेरीज के पैलेस पर, ट्यूलेरीज के राजमहल पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में जब जो संघर्ष हुआ, जो लड़ाई हुई, उसमें राजा के जो अंगरक्षक थे, राजा के जो रक्षक थे, गार्ड्स थे, ट्यूलेरीज पैलेस के जो गार्ड्स थे, वे सभी मार दिए गए, उन सबों की हत्या हो गई, और स्वयं राजा को घंटों बंधक बनाकर रखा गया। ट्यूलेरीज के घटना के बाद असेंबली ने राज परिवार के स्थिति को डिसाइड करने के लिए वोटिंग किया,
और इस वोटिंग के माध्यम से राज परिवार को कैद की सजा दे दी गई, जेल में रखने का डिसीजन ले लिया गया, इम्प्रीजन करने का डिसीजन लिया गया। तो ट्यूलरीज की घटना के बाद जो वोटिंग हुई असेंबली की, उस असेंबली में राज परिवार को जेल में डालने का निर्णय हुआ। चूंकि अब फ्रांस का कोई शासक नहीं रहा, फ्रांस के लिए शासक नियुक्त करना आवश्यक था, इसलिए इलेक्शंस हुए। और इस बार जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में 21 वर्ष और उससे ज्यादा के सभी पुरुषों को वोटिंग राइट दिया गया। पहले जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो एक्टिव और पैसिव सिटीजन की स्टेटस दी गई थी। प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा आधार बनाया गया था वोटिंग राइट के लिए, लेकिन इस बार प्रॉपर्टी को वोटिंग राइट के लिए आधार नहीं बनाया गया और सभी पुरुषों को 21 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के सभी पुरुषों को वोटिंग राइट दिया गया। हाँ, आप ये सिंपली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल मेल सफरेज दिया गया। इस इलेक्शन के द्वारा जिस असेंबली की चुनाव हुई, उस असेंबली को, नए असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। इस असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। कन्वेंशन के चुनाव के बाद 21 सितंबर 1792 1792 को फ्रांस से मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। 1792 21 September 1792 France was declared a republic. 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। रिपब्लिक के बारे में जैसा हम जानते हैं, पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं कि रिपब्लिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शासक उस शासन के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार जनता के पास होती है। सिर्फ जनता शासन के प्रतिनिधियों को ही नहीं, बल्कि शासक को या सरकार के हेड को, गवर्नमेंट के हेड को भी चुनने का अधिकार जनता के हाथों में ही होती है। इसके बाद जो घटना घटी वह दुखद थी और वह घटना घटी कि 21 जनवरी 1793 को लुई 16 का एग्जीक्यूशन हुआ। कन्वेंशन फॉर्मेशन के बाद लुई 16 पर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, कोर्ट में इन पर कंप्लेन चलाया गया, कंप्लेन किया गया, इन पर मुकदमे चले और कोर्ट के द्वारा लुई 16 को देशद्रोही का दोषी करार देते हुए इन्हें सजाए मौत दी गई और 21 जनवरी 1793 को इन्हें सार्वजनिक रूप से पैलेस डी ला कनकोर्ड में सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जनता के सामने इन्हें हैंग कर दिया गया, इन्हें सजाए मौत दे दी गई। कुछ ही समय बाद इनकी क्वीन मैरी एंटोनेट जो थी, उनके साथ भी यही हुआ, उन्हें भी सजाए मौत दे दी गई, उन्हें भी सार्वजनिक रूप से सजाए मौत दी गई। अब इस सेक्शन के जो टॉपिक्स बचे हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब टॉपिक खत्म होगी
तो पीडीएफ के द्वारा फिर से आपको इस पार्ट्स के क्वेश्चन, इस सेक्शन के क्वेश्चंस दिए जाएंगे।